नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान के विषय में। इसमें कई सारी बातों को देखेंगे, जैसे कि संविधान क्या है, इसकी परिभाषा, संविधान के प्रकार, संविधान की आवश्यकता, संविधान की विशेषता, संविधान के लाभ के विषय में देखेंगे। संविधान किसी देश का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो उसके शासन और समाज और नागरिक अधिकारों का आधार तय करता है। यह एक ऐसा ढांचा प्रदान करता है जो सरकार और उसके विभिन्न अंगों और नागरिकों के बीच संबंधों को परिभाषित करता है। संविधान को देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है और इसका उद्देश्य शासन प्रणाली को सुचारू, संगठित और न्यायपूर्ण बनाना होता है। ये देश का सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी दस्तावेज होता है जो उस देश की राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करता है। संविधान देश के लिए एक मार्गदर्शक की तरह कार्य करता है जो सरकार और समाज को नियमबद्ध और व्यवस्थित रूप से चलने और चलाने में मदद करता है और सभी प्रकार के कानूनों और नीतियों का आधार है। अगर संक्षिप्त में समझें तो संविधान किसी देश का वह सर्वोच्च कानून है जो शासन प्रणाली को सुचारू, न्यायपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संचालित करने में सहायक है। अब आइए संविधान के परिभाषा पर। तो संविधान की परिभाषा अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग तरीकों से दी गई हैं, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो शासन की संरचना और शक्तियों को परिभाषित करता है, साथ ही नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को सुनिश्चित भी करता है। केसी वीरे के अनुसार संविधान वह दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों को सीमित करता है और नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखता है। एल फुलर के अनुसार संविधान किसी राज्य के बुनियादी नियमों का वह समूह है जो उसकी सरकार की संरचना और कामकाज को नियंत्रित करता है। एवी डायसी के अनुसार संविधान किसी देश के शासन के बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जो कानून के शासन को सुनिश्चित करता है। इनकी और फुलर की परिभाषा कुछ हद तक एक ही जैसी है। अब गेटल के अनुसार संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो सरकार के संगठन और नागरिकों के अधिकारों को परिभाषित करता है। इन्हीं के जैसे और भी बहुत सारे विद्वान हैं जिनकी अलग अलग परिभाषाएं हैं। अब आते हैं संविधान के प्रकारों पर। तो संविधान के कई प्रकार होते हैं, जैसे लिखित, अलिखित, कठोर, लचीला, इकाईगत, संघीय, सीमित, व्यापक, प्रारंभिक और विकसित। लिखित, देखिए, यह एक ऐसा संविधान है जिसमें शासन व्यवस्था, अधिकार, कर्तव्य और संस्थाओं की शक्तियां लिखित रूप से एक दस्तावेज के रूप में होती है। इसे औपचारिक प्रक्रिया के माध्यम से तैयार और स्वीकार किया जाता है। जिन देशों में लिखित संविधान होते हैं वहां पर संविधान को सर्वोच्च कानून माना जाता है, जैसे कि भारत, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका, रूस, ब्राजील और मलेशिया जैसे देश। लिखित संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं। प्रावधानों का स्पष्ट विवरण, इसमें कानून, अधिकार और शासन के सिद्धांत स्पष्ट रूप से लिखे रहते हैं। प्रक्रियागत ढांचा, इसमें संविधान को लागू करने, उसमें संशोधन करने और उसकी व्याख्या करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया होती है। कानूनी रूप से बाध्यकारी, लिखित संविधान की एक विशेषता ये भी है कि यह एक कानूनी दस्तावेज होता है जो सरकार और नागरिकों पर बाध्यकारी होता है। स्थायित्व, लिखित संविधान अपेक्षाकृत स्थिर होता है क्योंकि इसे संशोधित करने के लिए कुछ विशेष प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। एक दस्तावेज में संकलन, यह एक ही दस्तावेज में संकलित होता है जिससे इसे पढ़ना और समझना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। दोस्तों, विशेषताओं के बाद इसके लाभ को देखते हैं, जिसमें पहला है स्पष्टता। सभी नियम और प्रावधान लिखित रूप में होने के कारण संदेह की स्थिति नहीं होती है और स्पष्टता से समझ में आ जाती है। दूसरा है समानता, ये सभी नागरिकों और सरकारी संस्थानों पर समान रूप से लागू होता है। तीसरा है न्यायिक व्याख्या में सुविधा, इससे न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने में सरलता होती है। और चौथा है लोकतांत्रिक भावना, यह नागरिक और सरकार के बीच के संबंधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। इस लिखित संविधान में कई सारे कमियां भी है, जैसे संशोधन में कठिनाई, लचीलापन में कमी और जटिलता। अलिखित संविधान, ऐसा संविधान किसी औपचारिक दस्तावेज के रूप में लिखा हुआ नहीं होता है, बल्कि परंपराओं, प्रथाओं, न्यायिक निर्णयों और विभिन्न कानूनी दस्तावेजों पर आधारित होता है। अब देखिए अलिखित संविधान की विशेषताएं। पहला है परंपराओं पर आधारित, इसमें परंपराएं, प्रथाएं और ऐतिहासिक दस्तावेज प्रमुख भूमिका निभाते हैं। दूसरा है लचीलापन, इसे समय और परिस्थितियों के अनुसार आसानी से बदला और अनुकूलित किया जा सकता है। तीसरा है व्यापक दृष्टिकोण, ये कई स्रोतों से बना होता है, जैसे संसदीय कानून, न्यायालय के निर्णय। चौथा है कानूनी रूप से अस्पष्ट, लिखित दस्तावेज की अनुपस्थिति के कारण इसमें अस्पष्टता और व्याख्या की अधिक संभावना होती है। उसके बाद पांचवां है विशिष्टता की कमी,
एक ही देश में विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत इसके नियम अलग अलग हो सकते हैं। अब देखिए अलिखित संविधान के कौन कौन से लाभ हैं। पहला जो इसमें लाभ है वो है लचीलापन, क्योंकि इसे बदलना आसान होता है और नई परिस्थितियों के अनुसार इसे तुरंत अनुकूलित भी किया जा सकता है। दूसरा है व्यावहारिकता, व्यावहारिक परंपराओं और जनता की आवश्यकताओं के आधार पर इसका विकास किया जा सकता है। तीसरा है कम औपचारिकता, इसे लागू करने के लिए अधिक औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा पॉइंट है विकासशील, ये समाज के विकास के साथ साथ बदलता और विकसित भी होता रहता है। अब देखते हैं अलिखित संविधान के कुछ कमियों को। तो अस्पष्टता, अस्थिरता, न्यायिक व्याख्या में कठिनाई, समानता की कमी जैसी कमियां इस संविधान में होती हैं। संसदीय कानून और अधिनियम, न्यायिक निर्णय, संवैधानिक परंपराएं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते लिखित संविधान के स्रोत हैं। अलिखित संविधान वाले देश यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और इसराइल। हालांकि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब में लिखित और अलिखित दोनों संविधान पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर मिश्रित संविधान है। अभी तक जो भी पढ़े समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिखें। देखिए संविधान को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि राजनीति का एक नींव समझ लीजिए यही है, इसी से सरकार है। चलिए अब देखते हैं कठोर संविधान को। तो ऐसा संविधान जिसका संशोधन या जिसमें बदलाव करना आसान नहीं होता है, अर्थात ऐसा करने के लिए कुछ विशेष प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, यही कठोर संविधान कहलाता है। इसकी विशेषताएं। पहला है विशेष संशोधन प्रक्रिया। संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, जैसे कि संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत या कुछ मामलों में राज्यों की सहमति का होना। दूसरा है लचीलापन की कमी। कठोर होने के कारण इसे आसानी से संशोधित नहीं किया जा सकता है, यानी आसानी से इसका संशोधन करना संभव नहीं है और इसी कारण से इसकी स्थिरता बनी रहती है। तीसरी विशेषता है संवैधानिक सर्वोच्चता। कठोर संविधान वाले देशों में संविधान को सर्वोच्च माना जाता है और उसके खिलाफ में कोई भी सामान्य कानून को लागू नहीं किया जा सकता है। कठोर संविधान के लाभ, जैसे पहला है स्थिरता सुनिश्चित करना। इसमें संविधान संशोधन कठिन होने के कारण ये जो है राजनीति की स्थिरता और उसके निरंतरता को बढ़ावा देता है। दूसरा है सत्ता के दुरुपयोग को रोकना। ये कठोर संविधान की एक महत्वपूर्ण बात है कि संविधान में केवल व्यापक सहमति और गहन विचार विमर्श के बाद ही बदलाव होगा। इससे सत्ता का दुरुपयोग न के बराबर होता है। तीसरा है अधिकारों की सुरक्षा। ये सबसे मुख्य है क्योंकि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की पूरी तरह से रक्षा करता है, ताकि उन्हें आसानी से बदला या हटाया न जा सके। चौथा है लोकतंत्र की रक्षा करना। कठोर संविधान लोकतंत्र की रक्षा भी करता है, ताकि संविधान में किसी एक पार्टी या नेता द्वारा मनमाने तरीके से कोई भी बदलाव न किया जाए। पांचवां है संविधान की पवित्रता बनाए रखना। ये संविधान को स्थायी और सम्मानित बनाता है, जिससे इसे आसानी से संशोधित नहीं किया जा सकता। छठा है संतुलन। यह विधायिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाती है। सातवां है दीर्घकालिक दृष्टिकोण। कठोर संविधान राष्ट्र की दीर्घकालिक जरूरतों और स्थिरता को प्राथमिकता देता है और तात्कालिक राजनीतिक दबावों के सामने झुकता नहीं है। आठवां है न्यायिक समीक्षा की भूमिका। कठोर संविधान न्यायपालिका को बहुत ही शक्तिशाली बना सकता है, क्योंकि यह संवैधानिक संशोधन और इसके प्रभाव की गहरी समीक्षा करता है। कठोर संविधान सकारात्मक पहलुओं के साथ साथ कुछ चुनौतियां और समस्याएं भी उत्पन्न करती हैं, जैसे कि समय और प्रक्रिया में जटिलता, प्रगति में बाधा, राजनीतिक गतिरोध, अल्पसंख्यकों का प्रभाव, सामाजिक सामंजस्य का अभाव, सत्ता का केंद्रीकरण, तत्काल सुधार की अनुपलब्धता और न्यायपालिका पर निर्भरता। यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और जापान जैसे देशों में कठोर संविधान है। सब कुछ समझ में आ रहा है ना? अब आते हैं लचीला संविधान पर। इस संविधान में सामान्य कानूनों के माध्यम से परिस्थितियों के अनुसार सरलता से संशोधन या बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए किसी विशेष प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती है। लचीले संविधान की विशेषता को देखते हैं। पहला है संशोधन प्रक्रिया आसान। संविधान में संशोधन उसी प्रक्रिया से किया जा सकता है जिससे सामान्य कानून बनाए जाते हैं। दूसरा है लचीलापन और अनुकूलन। ये समाज की बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार बड़ी आसानी से अनुकूलित किया जा सकता है। तीसरा है बहुमत की अनावश्यकता। इसमें संशोधन के लिए किसी विशेष बहुमत या प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती है। चौथा है संसदीय सर्वोच्चता। लचीला संविधान जो है वो संसद को संविधान में संशोधन करने की पूरी स्वतंत्रता देता है।
लचीले संविधान के लाभ, समय के साथ अनुकूलता, सरलता और विकास के लिए अनुकूल। अब है लचीले संविधान के हानियां। अस्थिरता का खतरा, संसद की निरंकुशता और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा में कमी होना। ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, इसराइल और कनाडा के कुछ हिस्सों में लचीला संविधान है। अगला है इकाईगत संविधान। इकाईगत संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें एक ही स्तर की सरकार को सर्वोच्च सत्ता प्राप्त होती है। इसमें सभी शक्तियां केंद्र सरकार के पास ही होती हैं। इकाईगत संविधान की विशेषताएं। पहला है सत्ता का केंद्रीकरण। सभी संवैधानिक शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं। राज्यों या स्थानीय प्रशासन को केवल केंद्र सरकार ही शक्तियां सौंप सकती हैं। दूसरा है एकल कानून व्यवस्था। इस संविधान के अनुसार पूरे देश में एक ही प्रकार के कानून लागू होते हैं। तीसरा है स्थानीय निकायों पर नियंत्रण। राज्यों और स्थानीय निकायों का अस्तित्व और अधिकार केंद्र सरकार की अनुमति पर निर्भर करते हैं। और चौथा है सरकार की एकता। पूरे देश में एक ही प्रकार की नीतियां और नियम होते हैं। इससे सरकार की एकता बनी रहती है। इकाईगत संविधान के लाभ, जैसे एकता और अखंडता, त्वरित निर्णय प्रक्रिया, कम लागत और संसाधनों का बेहतर उपयोग। जहां इसके लाभ हैं वहीं कुछ हानियां भी हैं, जैसे कि स्थानीय आवश्यकताओं की उपेक्षा, अत्यधिक केंद्रीकरण और लचीलेपन की कमी। फ्रांस, चीन, जापान, ब्रिटेन, इटली, नॉर्वे, थाईलैंड, श्रीलंका और सऊदी अरब, ये कुछ ऐसे प्रमुख देश हैं जो इकाईगत संविधान पर आधारित है। चलिए अब आते हैं संघीय संविधान पर। तो ये एक ऐसा संविधान है जिसमें सत्ता का विभाजन केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच होता है। संघीय संविधान सत्ता के नियंत्रण को बनाए रखता है। संघीय संविधान की विशेषताएं। पहला है सत्ता का विभाजन। संघीय संविधान सत्ता को 3 स्तरों में बांटती है: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और समवर्ती सूची। दूसरा है दोहरी सरकार की व्यवस्था। इसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। तीसरा है लिखित और कठोर संविधान। संघीय संविधान आमतौर पर लिखित होता है और साथ ही इसमें संशोधन के लिए कठोर प्रक्रियाएं होती हैं। चौथा है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान सबसे बड़ा कानून होता है तथा केंद्र और राज्य सरकारें उसी के अनुसार काम करती हैं। पांचवां है संघीय न्यायपालिका। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए स्वतंत्र संघीय न्यायपालिका होती है। और छठा है विभाजन की स्पष्टता। संघीय संविधान में केंद्र और राज्यों की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। अब है संघीय संविधान के लाभ। तो देखिए, संघीय संविधान के कई सारे लाभ हैं, जैसे कि पहला है विविधता का सम्मान। संघीय संविधान विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं और संस्कृतियों के लिए अनुकूल होता है। दूसरा है स्थानीय स्वायत्तता। राज्यों को अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए स्वतंत्रता मिलती है। तीसरा है सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विभाजन केंद्र सरकार को अत्यधिक शक्तिशाली बनने से रोकता है। चौथा है सामूहिक निर्णय। संघीय संविधान में एक और अच्छी बात ये भी है कि राज्यों और केंद्र के बीच जो भी सामूहिक निर्णय लेने होते हैं उसकी प्रक्रिया संघीय संविधान के तहत होती है। संघीय संविधान के हानियां। संघीय संविधान में लाभ के साथ साथ कुछ हानियां भी हैं, जैसे कि सत्ता संघर्ष। केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता और शक्तियों को लेकर विवाद हो सकता है। धीमी निर्णय प्रक्रिया। विभिन्न स्तरों की सरकार के कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। उसके बाद है असमान विकास। राज्यों के पास अलग अलग संसाधन होने के कारण विकास की गति असमान हो सकती है। और राष्ट्रीय एकता पर असर। संघीय संविधान में अधिक स्वायत्तता से अलगाववाद की भावना बढ़ सकती है, जो कि राष्ट्र की एकता पर एक बड़ी समस्या हो सकती है। भारत, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रसिया, ब्राजील, स्विट्जरलैंड और दक्षिण अफ्रीका में संघीय संविधान है। चलिए अब है व्यापक संविधान। इसमें शासन और प्रशासनिक ढांचे से संबंधित सभी प्रावधान स्पष्ट रूप से दिए होते हैं। ये सभी पहलुओं को विस्तृत रूप से परिभाषित करता है ताकि शासन के स्तर पर स्पष्टता बनी रहे। व्यापक संविधान की विशेषताएं। पहला है विस्तृत प्रावधान। व्यापक संविधान में शासन प्रणाली, प्रशासनिक व्यवस्था, अधिकारों और कर्तव्यों से संबंधित विस्तृत जानकारी होती है। दूसरा है सभी पहलुओं का समावेश। ये संविधान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों को शामिल करता है। तीसरा है न्यायपालिका की भूमिका। इसमें न्यायपालिका की शक्तियों को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित और उसका उल्लेख किया जाता है। चौथा है संशोधन की स्पष्टता। इस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का विस्तार से उल्लेख होता है। पांचवां है लिखित स्वरूप।
व्यापक संविधान आमतौर पर लिखित होता है ताकि इसे समझने और लागू करने में आसानी हो। और छठा है स्थायित्व और सुरक्षा। ये संविधान स्थायी और दीर्घकालिक होता है क्योंकि इसमें हर पहलू को ध्यान में रखकर प्रावधान किए गए होते हैं और इस तरह से ये सुरक्षा भी करता है। व्यापक संविधान के लाभ जैसे कि स्पष्टता, स्थायित्व, अधिकारों की सुरक्षा और शासन के सभी क्षेत्रों में ध्यान। व्यापक संविधान के हानियां जैसे कि जटिलता, लचीलापन की कमी और लंबे समय में अप्रासंगिकता। व्यापक संविधान वाले देश हैं भारत, कनाडा, रूस, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी। अब अगला है सीमित संविधान। तो सीमित संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें केवल बुनियादी ढांचे और सिद्धांतों का उल्लेख होता है। ये संविधान जो है सरकार की शक्तियों को कंट्रोल कर सकता है। सीमित संविधान के विशेषताएं। पहला है सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण। सीमित संविधान सरकार को निरंकुश बनने से रोकता और उसकी सारी शक्तियों को कंट्रोल करता है। दूसरा है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। यह नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करता है और अगर उल्लंघन हो तो उसके लिए सरकार जवाबदेही होती है। तीसरा है संवैधानिक सर्वोच्चता। सीमित संविधान में संविधान की सर्वोच्चता होती है और इसीलिए सरकार को इसके अधीन रहकर ही कार्य करना पड़ता है। चौथा है स्वतंत्र न्यायपालिका। इसमें न्यायपालिका को सरकार के कार्यों की वैधता की जांच करने की और अधिकारों की रक्षा करने की शक्ति प्राप्त होती है। पांचवां है लोकतांत्रिक व्यवस्था। सीमित संविधान में नागरिकों की भागीदारी और उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे। और छठा है संशोधन प्रक्रिया। ऐसे संविधान में संविधान के संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया होती है ताकि संशोधन के दौरान इसकी स्थिरता बनी रहे। अब देखिए सीमित संविधान के लाभ। तो इस संविधान के कई सारे लाभ हैं जैसे कि अधिकारों की सुरक्षा, सत्ता का संतुलन, लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा और कानूनी स्थिरता। तो अब आते हैं इसके हानियों के ऊपर। सीमित संविधान में कई सारी कमियां हैं जैसे कि जटिलता, अत्यधिक नियमबद्धता और संशोधन में कठिनाई। सीमित संविधान वाले प्रमुख देश हैं ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस, अमेरिका, जापान, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड और भारत। देखिए, अगर आप वीडियो को एक भी सेकंड स्किप करते हैं तो आप कई सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को मिस कर देंगे। ऐसा मत सोचिए कि ये तो लेक्चर है। इस वीडियो में संविधान के बारे में सब कुछ बताया गया है A to Z। और हम ये 100% बोल सकते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको संविधान के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि संविधान क्या है, इसकी विशेषता, इसके प्रकार, जरूरत इत्यादि सभी डाउट्स क्लियर होंगे। तो अब है प्रारंभिक संविधान। ये एक ऐसा संविधान है जिसे किसी नवगठित देश के प्रारंभिक चरणों में स्थायी रूप से लागू नहीं किया जाता, बल्कि स्थायी संविधान के लागू होने तक शासन को सुचारू रूप से चलाता है। प्रारंभिक संविधान की विशेषताएं। पहला है अस्थायी प्रकृति। इसकी पहली विशेषता तो ये है कि ये संविधान अस्थायी होता है और स्थायी संविधान के लागू होने के बाद ही समाप्त होता है। दूसरा है सरल और संक्षिप्त। इसमें केवल आवश्यक और बुनियादी प्रावधान ही होते हैं ताकि प्रशासन और शासन व्यवस्था आसानी और सरलता से चल सके। तीसरा है अनुकूलता। ऐसे संविधान को देश की तत्कालीन परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार पर ही तैयार किया जाता है ताकि उसके अनुकूल रह सकें। चौथा है संविधान निर्माण का आधार। ये एक स्थायी संविधान तो नहीं है, लेकिन स्थायी संविधान का निर्माण कैसे करना है उसमें काफी मदद करता है। और पांचवां है मूलभूत अधिकारों का ध्यान। इसमें नागरिकों के बुनियादी अधिकारों और कर्तव्यों को प्राथमिकता दी जाती है। अब देख लेते हैं प्रारंभिक संविधान के लाभ को। तत्काल व्यवस्था, स्थायी संविधान के लिए मार्गदर्शन, लचीलापन और समाज में स्थिरता, ये इस संविधान के लाभ हैं। प्रारंभिक संविधान के हानियां। इसमें कुछ कमियां भी हैं जैसे कि अपूर्णता, संघर्ष की संभावना, सीमित प्रभाव और सत्ता का केंद्रीकरण। अब देखिए प्रारंभिक संविधान वाले देश कौन कौन से हैं। तो फ्रांस, पोलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, बेल्जियम, यूएसए, चिली और वेनेजुएला में प्रारंभिक संविधान है। ये लास्ट संविधान है विकसित संविधान। विकसित संविधान समाज और शासन प्रणाली के विकास होने के बाद ही तैयार होता है। ये समय के साथ साथ प्रथाओं, परंपराओं और न्यायिक निर्णयों के माध्यम से विकसित होता है। विकसित संविधान की विशेषताएं। पहला है ऐतिहासिक विकास। ये संविधान समय के साथ सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी परिवर्तनों के अनुसार विकसित होता रहता है। दूसरा है अलिखित या आंशिक लिखित। विकसित संविधान में अधिकांश प्रावधान परंपराओं, प्रथाओं और न्यायिक निर्णयों पर ही आधारित होते हैं, इसलिए ये अलिखित या आंशिक लिखित होते हैं।
तीसरा है लचीलापन। विकसित संविधान भी कुछ हद तक लचीले संविधान के तरह ही होता है। इसमें बदलाव करना अपेक्षाकृत आसान होता है, क्योंकि यह समय और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेता है। चौथा है अनौपचारिक प्रक्रियाएं। इस संविधान में कई प्रक्रियाएं और प्रथाएं ऐसे भी हैं जो लिखित कानून के बजाय परंपराओं पर आधारित होते हैं। पांचवां है कानूनी और सांविधिक स्रोतों का मिश्रण। ऐसा संविधान अलग अलग कानूनों, न्यायिक निर्णयों और ऐतिहासिक दस्तावेजों का एक मिश्रण होता है। और छठा है अव्यवस्थित विकास। ये संविधान एक नियोजित तरीके से नहीं बल्कि समय समय पर आवश्यकताओं के अनुसार विकसित होता है, यानी इसका विकास किसी व्यवस्थित तरीके से नहीं होता है। विकसित संविधान के लाभ: लचीलापन, ऐतिहासिक महत्वपूर्णता, सरलता और व्यवहारिकता विकसित संविधान के लाभ हैं। विकसित संविधान के हानि: स्पष्टता की कमी, न्यायिक दखल, संवैधानिक संकट की संभावना और अस्थिरता का खतरा इस संविधान की कमियां हैं। विकसित संविधान वाले देश: भारत, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका और स्विट्जरलैंड में विकसित संविधान है। तो संविधान के प्रकारों का टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। क्या कोई बात है जो आपको समझ में नहीं आया हो? अगर है तो आप कमेंट कर दें, हम उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाएंगे ताकि आपको समझने में परेशानी न हो। ठीक है, तो अब आते हैं संविधान के उद्देश्य के ऊपर। संविधान का उद्देश्य है किसी भी देश के शासन प्रणाली का आधार तैयार करना और नागरिकों तथा सरकार के बीच संबंधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना। ये राज्य के विभिन्न अंगों की शक्तियों और अधिकारों का निर्धारण करता है और साथ ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों तथा स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है। अगर आसान भाषा में समझें तो संविधान का उद्देश्य है शासन प्रणाली की नींव तैयार करके सरकार और जनता के बीच के संबंधों को क्लियर करना और जनता के अधिकारों की रक्षा करना। चलिए संविधान के कुछ प्रमुख उद्देश्यों को देख लेते हैं। पहला है सरकार की संरचना और संचालन का निर्धारण। देखिए, संविधान के पास ये डिसाइड करने का पूरा पावर है कि सरकार किस तरह से कार्य करेगी और राज्य के विभिन्न अंगों जैसे कि कार्यपालिका हो गया, विधायिका हो गया और न्यायपालिका हो गया, इनके बीच में शक्तियों को कैसे बांटा जाएगा। दूसरा है मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा। संविधान का उद्देश्य जनता को उसकी स्वतंत्रता, समानता और न्याय सुनिश्चित कराना और उन्हें अधिकार दिलवाना होता है। तीसरा है कानून का शासन। संविधान ये सुनिश्चित करता है कि राज्य का हर नागरिक, चाहे वह सामान्य व्यक्ति हो या सरकारी व्यक्ति हो या कोई मंत्री हो या चाहे कोई भी क्यों न हो, वो कानून के अधीन ही रहेगा। चौथा है लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना। संविधान नागरिकों को उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकार प्रदान करता है। ये नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों के चुनाव करने का अधिकार भी देता है। पांचवां है अच्छे भावना का प्रसार। संविधान समाज में न्याय, समानता, भाईचारे, नैतिकता और एकता जैसे अच्छे भावनाओं को बढ़ावा देता है। छठा है राजनैतिक स्थिरता और शांति का संरक्षण। संविधान सरकार और समाज के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करता है ताकि राजनीतिक स्थिरता बनी रहे और शांति संरक्षित रहे। इसका सातवां उद्देश्य है संघीय और इकाईगत संबंधों का निर्धारण। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों को बांटकर एक सामंजस्यपूर्ण शासन व्यवस्था बनाना। आठवां है सामाजिक और आर्थिक समानता। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को मजबूत बनाना और जो भी आर्थिक असमानता है उसको दूर करना है। नौवां है संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण। संविधान देश की सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को संरक्षित करने का पूरा प्रयास करता है। 10वां है संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया। संविधान भविष्य की बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को सुधारने और विकसित करने की प्रक्रिया देता रहता है। तो संविधान का उद्देश्य होता है खत्म, अब है आवश्यकता। देखिए, इस वीडियो में संविधान के बारे में हर एक बात बताई गई है, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है। पूरा देखिए, तभी समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसको सेव कर लीजिए ताकि बाद में थोड़ा थोड़ा करके ही सही बट पूरा वीडियो देखकर अच्छे से समझ पाएं। हाँ, तो क्यों जरूरी है संविधान? देखिए, संविधान देश के लिए एक ऐसा बुनियादी दस्तावेज है जो शासन प्रणाली और समाज के समग्र ढांचे को निर्धारित करता है। ये देश के शासन व्यवस्था का मार्गदर्शन करता है। संविधान एक जीवंत और गतिशील मार्गदर्शक है जो समय और परिस्थितियों के अनुसार समाज को दिशा बताता है। इसको समझने के लिए हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। पहला पॉइंट है शासन प्रणाली की स्थापना और दिशा निर्देशन। संविधान ये स्पष्ट करता है कि कौन सी शक्तियां किसके पास होंगी और सरकार को अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे और कहां तक करना है ताकि तानाशाही प्रवृत्तियों को रोका जा सके। दूसरा पॉइंट है अधिकारों की सुरक्षा।
संविधान नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। कोई भी व्यक्ति, समुदाय या सरकार नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। संविधान नागरिकों को ये भी अधिकार देता है कि वे कोर्ट में जाकर अपने अधिकारों की रक्षा करें, अपने हक की बात उठाएं। हमारा तीसरा पॉइंट है कानून का शासन सुनिश्चित करना। संविधान कानून के शासन का आधार है। इसका मतलब है कि सभी नागरिक, चाहे वो कोई भी हो और वे किसी भी पद पर हों, कानून के अधीन ही होंगे। संविधान सरकार को जिम्मेदारी देती है कि वह जनता के कल्याण के लिए कार्य करे। सरकार इसके लिए जिम्मेदार होता है। चौथा पॉइंट है लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना। संविधान नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करें। सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने का काम संविधान ही करता है। पांचवां पॉइंट है समाज में समानता और न्याय की स्थापना। संविधान सामाजिक और आर्थिक असमानता को सुनिश्चित करता है। ये समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और भेदभाव को समाप्त करने के उपाय करता है। छठा पॉइंट है संघीय ढांचे की स्थापना। संविधान ये भी तय करता है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, कि कौन कौन से विषय केंद्र के पास होंगे और कौन कौन से विषय राज्य के पास होंगे। सातवां पॉइंट है सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रीय एकता। संविधान सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करता है और विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के बीच सामंजस्य बनाए रखता है ताकि एकता और अखंडता बनी रहे। आठवां पॉइंट है नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये सामाजिक और आर्थिक न्याय के आदर्शों को प्राप्त करने में मदद करता है, साथ ही कल्याणकारी राज्य का निर्माण और समान विकास को बढ़ावा देता है। नवां पॉइंट है सामाजिक अनुबंध। ये सरकार और जनता के बीच में एक अनुबंध का कार्य करता है और स्पष्ट करता है कि सरकार नागरिकों के लिए किस प्रकार कार्य करेगी और बदले में नागरिकों को क्या योगदान देना होगा। 10वां पॉइंट है विवादों का समाधान। समाज में जो भी विवाद उभरता है, संविधान न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाकर उसे समाधान के लिए विवादों को सौंपता है ताकि शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण ढंग से उसको सुलझाया जाए। 11वां पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन। संविधान ये तय करता है कि देश के कानून और प्रथाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य मानकों के अनुरूप हों और समझौतों और संबंधों को कैसे प्रबंधित किया जाएगा। शायद इन सभी पॉइंटों के आधार पर आप समझ गए होंगे कि संविधान आखिर क्यों जरूरी है। चलिए ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।